Hello guys, again we are meeting for the consecutive classes of grammar and especially the English language, and we have seen so many basics till now. Now we are moving to another basic which is very important while we are making our framing sentences, and that's why you might have imagined okay what we will be learning today. It's almost written there, so no surprises for you. Types of sentences, guys. This is not like that kind of basic just because usually in every language we know all of them, almost know about them, but still there are some just because this is an outsider language, we have to just make it sure कि in our language how it works, कैसे चलता है, and in different languages this is something where you can say that हाँ ये थोड़ा सा अलग हमारी भाषा से चलता है. इसीलिए again we are just hoping that we all are doing very well with this corona and all. We are continuously saying this sentence within our conversation, within our digital classes, just to make sure that this is one of the greatest pandemic of this century. So that is why be precautious about this. Let's start with this. This is types of sentences. Actually, when we say about types of sentences, it is like in day-to-day life when we usually use some sentences. जैसे कि अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये जो हम चार प्रकार के जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, और एक इस प्रकार का वाक्य है जो वाक्य आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि अच्छा इस प्रकार के भी टाइप हम गिन सकते हैं. Usually I said it earlier too that if you ask anybody about books for English speaking or English grammar, you will be finding this that they people will always give you four types of sentences. But there is one type of sentence which should be included like that. We have made few changes in the grammatical part just to make it logical. ग्रामर पढ़ रहे हैं और अगर उसमें लॉजिक नहीं है, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और अगर उसमें लॉजिक नहीं है, तो हमें वो लैंग्वेज के प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन कम हो सकता है. इसीलिए वी आर जस्ट मेकिंग श्योर दैट दिस इज समथिंग वेयर वी वांट लॉजिक. इसीलिए चार प्रकारों के साथ जब पढ़ेंगे आपको पता भी चल जाएगा, हम उसका जिक्र भी करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. वो जो पांच प्रकार है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के, तो उनमें सबसे पहले जो है हम आम तौर पर हर जगह पर चाहे वो किताब हो, it might be like conversation, it might be Hollywood movie, it might be anything else. I'm not specifically saying about English language, मैं हर लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ. और इसीलिए ये जो टाइप है ये ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप है. इसके बिना हम हमारे स्पीच का, हम हमारे बोले हुए वाक्यों का निर्वाह नहीं कर सकते अगर ये टाइप हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. इसलिए वेरी सिंपली द फर्स्ट वन इज गोना बी assertive sentences. You can know by the name itself. Just because के assertive, that means assertion, we can say prevalent, we can say common, we can say straight going. Whenever we are gonna hear this sentence or these sentences, we will be sure of the meaning. हमें अर्थ के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में श्योरिटी होगी. ये इनमें प्रकार तो नहीं कहूँगा, पर इनमें एक सब टाइप्स भी है. दो, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव. उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव भी कह सकते हैं.
अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सीधा उसका अर्थ मिलेगा, जिसको हम मराठी हिंदी में कहेंगे, मराठी में अगर स्पेशली कहना है तो होकारार्थी आणि नकारार्थी, वैसे ही हिंदी में अगर कहेंगे हम तो जिनमें हमें पॉजिटिव सकारात्मकता दिखाई देती है ऐसे, और दूसरी जिनमें हमें नकारात्मकता नेगेटिविटी दिखाई देती है ऐसे। तो इनमें वो दो प्रकार होंगे। लेट्स टेक इट, मैंने जैसे बोला कि ऑलमोस्ट आप कोई मूवी देखो, आप खुद बोलो, किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, उनमें 80% से ज़्यादा डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले ये सेंटेंसेस हैं। इनमें कुछ भी ध्यान में रखने लायक है नहीं, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें पिट पैट की तो बात ही नहीं आती। बट वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि 5 प्रकार है तो उनमें डिफरेंस क्या है, इसलिए हम उसको लॉजिकली देखने जा रहे हैं। जैसे कि हमने बोला, इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि चंपक is cooking these days। अब क्वारंटाइन का जमाना चल रहा है, सब घर पे है, तो इसीलिए चंपक इज कुकिंग दीज डेज। इन दिनों चंपक खाना पका रहा है या खाना बना रहा है। दिस इज यू नो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये फिलहाल क्या चल रहा है उसके बारे में भी बताता है। वी हैव लर्नड इट इन टेंस बट स्टिल। सो चंपक इज कुकिंग दीज डेज, इसमें हमें प्लेन एक मीनिंग पता चल रहा है जो हमें सकारात्मक मतलब अफर्मेटिव मतलब होकारार्थी जो मीनिंग है वो लग रहा है। सेम थिंग इसी में हम ये कर सकते हैं, चंपक is not playing these days। सो पहला वाला हमें सकारात्मकता दिखाता है, पर उसके अर्थ में हमें कोई भी बाधा नहीं हो रही है। We can learn this, we can get this, we can mug it up like a plain naan, like a plain tortilla with the protein, like that। चंपक is not playing these days। यहाँ पे एक लफ्ज ऐड हुआ जो हमें वाक्य के अंदर नकारात्मकता दिखाता है। हम कई दफे हमें जब हम बोर्ड के एग्जाम्स में भी जाएंगे तो हमें मेक इट अफर्मेटिव, मेक इट नेगेटिव, ऐसे जब सब आएंगे तो वो आने वाले हैं। वी आर गोना लर्न अबाउट दैट टू, पर वो बाद में। अभी फिलहाल असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर ऐसे सेंटेंसेस जो 80% हम रोज बात करते हैं, हम हर रोज पढ़ते हैं, हम हर रोज देखते हैं, अगर मूवी देख रहे हैं कोई भी लैंग्वेज के अंदर, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे असर्टिव। उनमें क्या खासियत होती है? या तो उनमें अफर्मेटिव मतलब होकारार्थी मतलब सकारात्मकता होगी, या नेगेटिव नकारात्मकता या नकारार्थी होंगे। यहाँ पे ये सेंटेंस का जो टाइप है आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर कर देता है कि व्हाट इट इज। और इसको अगर हम फॉर्मूला में डालने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने बहुत पहले देखा था कि एस वी और ओ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब्जेक्ट और वी का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लेना है, कोई भी हो सकता है। हम उसको इसीलिए किसी एक पर्टिकुलर सूत्र के अंदर डाल नहीं रहे हैं। जितने भी आपको खास करके 12 जो सूत्र है टेंस में हमने देखे थे कि अलग अलग टेंस के 4 प्रकार हैं, तो 4 और गुना 3 तो 4 किया 12, ऐसे जो 12 प्रकार के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। बट इसी हिसाब से वो स्ट्रेट जाएंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा ही असर्टिव सेंटेंस में, बाद में वर्ब भी आएगा अलॉन्ग विथ हेल्पिंग वर्ब्स और वो सब, उसके बाद में ही ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये उसका स्ट्रक्चर है एंड दैट इज व्हाई दिस मेक्स इट वेरी सिंपल। और उसमें हमको याद रखना है कि इसमें या तो सकारात्मकता होगी या नकारात्मकता, और तीसरी चीज कि इसका मीनिंग हमारे जहन में सुनते ही क्लियर हो जाएगा अगर हम उस लैंग्वेज को जानते हैं। तो अगर कोई स्पेनिश में कहेगा कि होला मी hermano, तो मुझे नहीं पता चलेगा, बट यस डेफिनेटली अगर कोई मराठी में कहेगा हाँ कसा है
तो आई कैन सीरियसली एंड वेरी प्लेनली कैन गेट दिस। ओके, वैसे ही इस बात के साथ हम इसको छोड़ते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ वी आर जस्ट गोना बी sure about the second type. So this is assertive sentence. Now the second is imperative sentence. Okay, now with this you can understand the meaning of it. जैसे हमने पहले देखा assertive के अंदर assertion था, simplicity थी, prevalentness था, commonly हम उसको यूज करते थे। ये जो सेंटेंस है imperative sentences, ये हम assertive sentences के बाद डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा assertive के बाद जो यूज करते हैं वो ये है। इसीलिए we have taken that sequence, we have gone for that sequence कि पहले assertive sentences and after this imperative sentences. If I say to you that imperative sentence का अगर हम मराठी, हिंदी या संस्कृत में कहने की कोशिश करेंगे तो हम उसको आज्ञार्थी वाक्य कहेंगे, आज्ञार्थी। तो ये जो आज्ञार्थी या आज्ञार्थी वाक्य है हिंदी मराठी के अंदर, इनको अगर हमें समझ लेना है तो बहुत ही सिंपल है। 3 वर्ड्स के अंदर इनको हम समझ ले सकते हैं, और वो 3 वर्ड्स जो है वो इस प्रकार कि फर्स्ट एडवाइस, इसको हम सजेशन भी कह सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर, आज्ञा, और थर्ड वन वेरी सिंपल। ये 3 वर्ड आप अगर जानते हो तो आप इंपेरेटिव सेंटेंस के ऊपर डोमिनेशन कर सकते हो। अब जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो वी ऑल नो अबाउट दीज 3 वर्ड्स। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञार्थी वाक्य, जो सिर्फ आज्ञा के बारे में सुनने के बाद ध्यान दिलाते हैं या फिर हमें अलर्ट करते हैं, वो सिर्फ आज्ञा के बारे में है क्या? नहीं। यहाँ पे दे आर सेइंग दैट एडवाइस, दैट मीन्स सजेशन। अगर हमें कोई एडवाइस कर रहा है, कोई उपदेश कर रहा है, तो वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस का एक भाग होगा। कोई हमें ऑर्डर कर रहा है तो उसका मीनिंग जो मराठी और हिंदी में है आज्ञार्थी और आज्ञार्थी, वो तो हमें बता देता है कि दिस इज अबाउट ऑर्डर। एंड थर्ड वन, अगर हम किसी से गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट कम्स ऑल्सो विद इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञार्थी वाक्य जो है वो या तो उपदेश, या तो आज्ञा, या तो विनंती, या तो विनती हम जिसको कहते हैं, उसके बारे में बात करेगा। बहुत सिंपली अगर इनके एग्जांपल्स देखने हैं हमें, इनमें एक चीज आपको जिसको हम की नोट्स कहेंगे या फिर जिसको हम कोडिंग लैंग्वेज कहेंगे, वो ये है कि इसके अंदर आपको कर्ता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर आपको आगे की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, which might be advice, which may be order and might be request. So it depends upon all that. Let's go with this. बाद में और एक बार फिर मैं ये दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे कर्ता जो है उसको ज्यादा प्राधान्य होता नहीं है इस टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर। एडवाइस, वी कैन गो फॉर दिस एंड वी कैन से दैट स्लीप अर्ली। यहाँ पे यू कैन सी दैट कि स्टार्टिंग जो हो रहा है दैट इज ऑलमोस्ट विद द वर्ब। इसलिए मैंने कहा कि आपको आपके पापा बोलेंगे कि अरे बेटा जल्दी सो जाओ, तो उसमें बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना जल्दी सो जाओ है। तो वो जो सजेशन है, ही कैन टेक दैट सजेशन एंड गिव टू हिज वाइफ, दैट मीन्स आवर मदर। तो ये भी हो सकता है। इसीलिए स्लीप अर्ली, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट को, कर्ता को ज्यादा प्राधान्य है नहीं, बाद में जो भी वर्ब है और ऑब्जेक्ट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, रहेगा। इसीलिए स्लीप अर्ली। तो दूसरी जो चीज आप ध्यान में रख सकते हैं कि इट इज गेटिंग स्टार्टेड विद अ वर्ब। जब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस भी पता चलेगा। लेट इट बी एडवाइस। ओके, उसके बाद में ऑर्डर। देखिए एक ही चीज तीनों भी हो सकती है। अगर एडवाइस है स्लीप अर्ली
तो शायद आपका दोस्त तो नहीं कहेगा सोने के लिए जल्दी। your mother can say this, आपकी मितेरा जो है, मादरे जो है, वो आपको कहेगी कि जाओ जल्दी सो जाओ, अच्छा होता है सेहत के लिए। On the other hand, when it becomes order, the same sentence can become the order. Sleep early when your pop says this. Okay? आपके जब पापा ये कहेंगे या कहते हैं तो that becomes an order. और third one, request. अगर आपने आपकी बहन या भाई को बहुत तंग किया है तो वो लास्ट में गिड़गिड़ा के कहता है कि भाई सो जा तू, जब तू सो जाएगा तो आई विल बी फाइन। तो सेम थिंग इज गोइंग ऑन हियर, इसीलिए हम सेम सेंटेंस नहीं ले रहे हैं, वो भाव तो बदलने ही वाले, इसीलिए इन तीनों को एक ही सेंटेंसेस के टाइप ऑफ सेंटेंसेस के अंदर रखा है। अब जब हमने स्लीप अर्ली लिया तो ऑर्डर में थोड़ा सा अलग लेते हैं। ब्रिंग मी, ये अक्सर हमारे साथ होता है और ये हमारे क्षेत्र से रिलेटेड भी है। सो ब्रिंग मी योर होमवर्क, ये आपको बता रहा है कि चलो आपका होमवर्क दिखाओ। ये जब स्टूडेंट्स को अगर कहा जाता है तो दैट इज एन ऑर्डर। वहां पे टीचर रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, जनरली ऐसे होता है। तो ब्रिंग मी योर होमवर्क, यहां पर भी स्टार्टिंग हुआ है वर्ब के साथ। एंड थर्ड वन, रिक्वेस्ट। जस्ट बिकॉज के आपको किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत भी डे टू डे लाइफ में होती है बहुत दफे, इसीलिए असर्टिव के बाद ज्यादा से ज्यादा उपयोग में होने वाला है, क्योंकि हम किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को ऑर्डर करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं। दैट इज व्हाई वी हैव टेकन दिस लॉजिकली ऑन द सेकंड रो और सेकंड इन द प्रोसेस। रिक्वेस्ट जो है हम कह सकते हैं कि प्लीज, इस एक वर्ड से आप उसको रिक्वेस्ट है ऐसा पहचान सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने ऐसे लिखा ब्रिंग मी योर होमवर्क, होमवर्क की जगह पर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो यू विल बी कंफ्यूज कि उसको ऑर्डर कहना है या एडवाइस। तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दिस। आपको हर जगह पे ऐसे कुछ ना कुछ हिंट्स मिलेंगे जो आपको पता चल जाएगा ये एडवाइस है या ये ऑर्डर है। रिक्वेस्ट तो बहुत सिंपल है, प्लीज। ये तो हमारे बॉलीवुड भाई ने तो बहुत याद करवा के रख दिया है हमें कि प्लीज लेट मी गो, प्लीज मुझे छोड़ दो। जब भी कोई किडनैप होता है तो दिस इज वेरी कॉमन सेंटेंस, और ऑब्वियसली आप उनको एडवाइस नहीं दे सकते, भाई मुझे छोड़ दे हो क्या, मुझे छोड़, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट ही करना पड़ता है। और दैट इज व्हाई वी से वी हैव रिटन हियर लाइक प्लीज लेट मी गो। तो दिस इज समथिंग अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, दे आर देयर टू मेक यू श्योर अबाउट few things which will have you on the another planet। इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप कहीं पे भी जाओ you will be finding this everywhere, और इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे तब उसके साथ ही हम हमारी नंबर 3 की जो टाइप ऑफ सेंटेंस है उसकी ओर भी बढ़ेंगे। I hope you are getting this just because this is the simplest one. This is the simplest one. Now, a confusing part of this, I mean, the confusing type of sentences is interrogative. Now, you can have problem with this. जैसे हमने बोला assertive, तो assertion समझ में आया, imperative मतलब आज्ञार्थी से समझ में आया, interrogative कहने के बाद interrogation, तो हमको ये ध्यान में आना चाहिए या समझ में आना चाहिए कि इंट्रोगेटिव जब आएगा तो वो प्रश्नार्थक ही होगा। नाउ ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें इसे प्रश्न के स्वरूप में ढालना है, इसीलिए इसमें जो 2 प्रकार हैं उनको सीधे स्पर्श करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हम कहेंगे प्रीवैलेंट है कि सवाल जो आपके दिमाग में हमेशा होते हैं, मेरे दिमाग में हमेशा होते हैं, दुनिया का हर इंसान he is having a particular question in his mind all the time। तो कुछ के जवाब मिल जाते हैं, कुछ के नहीं मिलते हैं, but this is all about this। So interrogative, that means अगर हमें इसे मराठी या हिंदी में कहना है तो we can say this is प्रश्नार्थक वाक्य, बराबर। तो इसे हम हिंदी मराठी में यही कहेंगे, प्रश्नार्थक वाक्य। अब प्रश्नार्थक वाक्य अगर उसको कहना है तो जैसे हमने असर्टिव के बारे में सोचा कि उसका मीनिंग बहुत क्लियर हो जाता है। दूसरा हमने देखा इम्पेरेटिव, वहाँ पे मीनिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज
स्ट्रेटली आपको कुछ कहा गया है, आपसे कुछ विनती की गई है, या फिर आपसे रिक्वेस्ट की गई है, या फिर आपको ऑर्डर दिया गया है, तो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट पार्ट, उसको समझना. दिस वन इज क्रिटिकल एज वी सेड, एज आई सेड, just because this is creating confusions because it is having two types and you might be knowing about this. First one is WH and second is yes oblique no type questions. So WH questions and second is yes no type questions. People who are very who are having scrutinies between English and all, they say also verbal questions. Okay, so verbal questions or yes no type question or WH question. Very simply इसको हम टाइप में न ढाल के इतना ही समझ लेंगे कि WH मतलब ऐसे अनगिनत तो नहीं, छोटे से हैं, लेकिन जैसे कि आपको कुछ लिखवा के देता हूं मैं यहाँ पे, what, where, when, why, how, which, etc. ऐसे जितने भी है, whose आएगा, whom आएगा, लिखने के लिए थोड़ा सा तरीके. What, where, when, why, how, which. अगर how को छोड़ दें, वो अपवाद है, एक्सेप्शन है, होते हैं ऐसे. लैंग्वेज इंग्लिश तो होंगे, जाने दो. तो WH हमें हर सवाल के शुरुआत में आने वाले वर्ड के सामने दिखेगा, इसीलिए उसको WH कहते हैं. There is nothing serious behind this. दूसरा एक रीजन है, वो जान लेंगे, लेकिन पहले और yes no टाइप को जब वर्बल कहते हैं, ऑल्सो वर्बल क्वेश्चन भी इनको कहते हैं, और yes no टाइप इसीलिए कहते हैं कि आपको सिंपली इनका जवाब yes या no में मिलेगा. जैसे कि हम इसकी शुरुआत भी करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे कि Are you mad or have you gone crazy? Okay, तो यहाँ पे we are starting this with helping verbs, okay, auxiliaries, and then we will be going with the other part. Same thing doesn't happen here. First WH है, वो जान लेंगे, वो तो पहचान ही लोगे आप कैसे भी. सेकेंड, अगर सामने हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो यू विल बी नोइंग कि ये सवाल वर्बल है या यस नो टाइप है. तो दिस इज वेरी सिंपल. ये यस नो टाइप इसीलिए है क्योंकि अगर आपने सोचा कि मुझे एक लफ्ज में उत्तर देना है तो आप इसको दे सकते हो, इसको नहीं. बराबर. अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज योर नेम तो आप यस या नो नहीं कह सकते. पर यहाँ पे आर यू मैड तो हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे नो, यस, जो भी है. So have you gone crazy? कोई कहेगा हाँ I am. तो just like this. So यहाँ पे WH और yes no टाइप का ये फर्क है. हमें इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान देना है. And that is why हम ये yes no टाइप के जो क्वेश्चंस है या WH के क्वेश्चंस है, उनका एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे. हमने असर्टिव सेंटेंसेस में देखा कि हमारे असर्टिव सेंटेंस के फॉर्मूला के अंदर सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब प्लेन है, उसके अंदर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो भी, लेकिन प्लेन है. हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर वी हैव सीन लाइक कि देयर इज समथिंग कंफ्यूजिंग अबाउट दैट, कि शुरुआत होती है वर्ब के साथ, फिर रेस्ट ऑफ पार्ट कम्स, ओके, और वहां पे कर्ता को इंपॉर्टेंस नहीं है. बराबर. अब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है, कठिन है ऐसे नहीं कहूंगा, जस्ट बिकॉज कि इफ यू आर गोइंग फॉर व्हाट आई मीन WH क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन का फॉर्मूला तो कोई कहेगा नहीं आपको, लेकिन दिस इज इस तरह से हम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एवरी टेंस हम इसकी बात कर रहे हैं. इसीलिए कभी किसी सवाल में शायद ये फिट भी नहीं बैठेगा, वो इसीलिए होगा क्योंकि टेंस चेंज होगा. अदरवाइज इस प्रकार से ही WH सेंटेंस का फ्रेमिंग हम कर सकते हैं. अगर उसको हम सूत्र में डालने की कोशिश करें तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस HV हेल्पिंग वर्ड, बार बार कह रहा हूं जो आप समझे इसको. WH मतलब इनमें से कोई भी एक, हाउ भी WH का ही पार्ट है, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज. उसके बाद में HV दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में
नाउन और प्रोनाउन। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये सब्जेक्ट है। ये चल इसको आप भूल भी जाओ, सब्जेक्ट जो भी है, नाउन है, प्रोनाउन है, कभी कभी एडजेक्टिव भी एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, तो छोड़ दो उसको। WH भी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसके साथ जो भी कोई फॉर्म है, अगर वो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है तो V3 आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो V4 आएगा, और परफेक्ट सिंपल परफेक्ट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो सिंपल V1 आएगा। लाइक दैट WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो भी कोई उसका फॉर्म है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। बराबर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर हमने कोई सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश की, जैसे कि बहुत सिंपल जो हमेशा हम यूज करते हैं, व्हाट इज योर नेम, फर्स्ट सेकेंड, व्हाट was Sachin eating there at the mall, जो भी है। सिंपली जैसे कि हमने बोला, ये इनमें बदलाव होंगे नहीं होंगे, ये सब डिपेंड करता है। जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और उस समय तो हम उसको और जानेंगे। बट सिंपली व्हाट इज योर नेम के अंदर व्हाट आया, WH हेल्पिंग वर्ब, उसकी जगह पे आया, सब्जेक्ट की जगह पे योर आया, और यहाँ पे जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने इज को यहाँ पे मेन वर्ब करके रख दिया, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के और इज के साथ मेन वर्ब भी यहाँ पे जुड़ गया, इसीलिए नेम हमने सीधा ऑब्जेक्ट को रख दिया। सेकेंड में आपका वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। व्हाट वाज ये हेल्पिंग वर्ब है, सचिन सब्जेक्ट है, और ईटिंग वर्ब है, और देयर ऑब्जेक्ट है। वेरी सिंपल, करने की या समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज इट इज शोइंग इटसेल्फ कि ये कितना सिंपल है। बट इसके साथ आप इसको ज्यादा क्लियरली समझ सकते हो, इसीलिए WH मतलब व्हाट, कोई भी इनमें से, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, अगर जरूरत है कहीं जगह पे नहीं होती है तो नहीं भी होगा, और वो फ्लेक्सिबल रहेगा, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन। Now we will be going for the structure of yes no type question. Okay. Let me erase your confusion. Okay. Yes no type question will be same. उसमें सिर्फ एक बात कम होगी, बहुत ही सिंपल अगर उसको कहना है तो WH जो हमने सूत्र के अंदर लिखा था वो इसमें नहीं होगा, अदरवाइज बाकी सेम। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब ये शुरुआत में आएगा ही, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का जो भी फॉर्म है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। बार बार ये चीज हम दोहरा रहे हैं कि हमें वर्ब को हर जगह पे लाना है या लगाना है। यहाँ पे आपने सूत्र लिखवा के दिया, ये हमने हमारी ईज के लिए किया कि हम समझ सके किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। ओके, अगर इसको आर यू क्रेजी, वर्ब यहाँ पे नहीं भी होगा, सीधा ऑब्जेक्ट होगा, तो आर यू क्रेजी के बाद हमने अगर उसको आर क्रेजी यू किया या फिर यू आर क्रेजी किया तो क्या वो सवाल रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए हम बार बार इसको दोहरा रहे हैं कि पर्टिकुलर एक फ्लो है, पर्टिकुलर एक फॉर्मूला है, उसके तहत ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है वो चलते हैं। और इसीलिए जब हम किसी को सवाल पूछेंगे तो वो सवाल लगना चाहिए। जनरली हैपेंस व्हाट, हम मराठी के अंदर में पागल है इसका, वो हम सीधा कहते हैं। जब हम मेनी टाइम्स आई हैव पर्सनली हर्ड लोग कहते हैं कि यू आर मैड, ऐसे यू आर मैड, और सवाल का जो टोन है वो लगाते हैं यू आर मैड। आई वॉज लाइक प्लीज यार कम ऑन। इसीलिए आर यू मैड ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज टेलिंग अबाउट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेमिंग। इसीलिए वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस, ये समझने की कोशिश करो। इसीलिए आर पहले आएगा क्योंकि हमारा फॉर्मूला उस हिसाब से कहता है, और तब वो सवाल लगेगा भी। सिर्फ हम सीधे कोई लिख दे और उसके पीछे क्वेश्चन मार्क दे और हम ये कहे हाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऐसा सिर्फ आपके बोलने में हो सकता है, किसी के सुनने में हो सकता है।
whenever you will be finding any paper, any book, anything that is written or printed, आपको इस स्ट्रक्चर के साथ ही मिलेगा. Are you mad? Have you gone crazy? अगर हम WH की कोशिश करें, वो कहते हैं your name, ये जो है your name, ये कितना weird है. ओके देखिए बोलचाल में ठीक है, बट व्हेन वी आर लर्निंग अबाउट लॉजिकल और परफेक्ट अगर हमें लर्न करना है, खास करके लिखने के लिए, लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, तो देन वी हैव टू गो फॉर दिस. इसीलिए व्हाट इज योर नेम, इसीलिए सेम स्ट्रक्चर जाएगा जो हमने पहले देखा था, WH प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस V. अगर जरूरत है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए सीधा सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट. दिस इज इट, दिस इज डन. इसीलिए मैंने पहले कहा कि इंट्रोगेटिव थोड़ा सा क्रिटिकल है, अदरवाइज इट इज डूइंग वेरी वेल विद दिस, अदरवाइज इट इज मेकिंग यू वेरी क्लियर अबाउट दिस. जो नंबर 4 पे आएंगे सेंटेंस के साथ, सॉरी यहाँ पे आप नंबर 3 उसको कर लेना, हम भूल गए वो करने का. नाउ नंबर 4 इज देयर, और नंबर 4 आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, जो आपको पता भी है, आपको पढ़ा भी होगा और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है, वो है एक्सक्लामेटरी. ओके, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. व्हेन वी से एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, अगेन जो इंट्रोगेटिव के बारे में नहीं हुआ वो यहाँ पे होता है, जो असर्टिव के साथ हुआ, जो इंपेरेटिव के साथ हुआ. यहाँ पे एक्सक्लेम जो है, हम जब कुछ भी एक्सप्लेन करेंगे, दैट मीन्स वी विल बी एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग. सेम थिंग इज गोना बी हैपन हियर. इसीलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको बताएंगे अनेक ऐसी भावनाओं के बारे में जो आप वाक्य के अंदर या तो सरप्राइज, या तो इंट्रिग्यू, या तो शॉक, या तो अचानक से कोई चीज का बुरा लगना, ये सब जो हमने इंटरजेक्शन के वक्त पढ़ा था. इंटरजेक्शन और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में फर्क इतना है, वहां पे जो हमने पढ़ा था, एक ही लफ्ज के अंदर हम हमारा दुख, प्रेम, शोक, धक्का, सरप्राइज, ये सब व्यक्त करते हैं. यहाँ पे हम वो पूरे सेंटेंस के अंदर व्यक्त करते हैं, इसीलिए उसका स्ट्रक्चर भी अलग बनता है, असर्टिव की तरह नहीं रहेगा. इंपेरेटिव पूरा अलग है, जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, और इसका अभी हमने जो फॉर्मूला देखा व्हाट है, फिर बाद में HV आएगा, हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट आएगा, बाद में वर्ब आएगा अगर जगह है तो, और बाद में ऑब्जेक्ट आएगा. यहाँ पे भी थोड़ा सा फॉर्मूला के साथ चेंजेस है, जो आपको समझने में मदद करेगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को व्हाई वी आर गिविंग दैट मच प्रिविलेज. नॉट ओनली एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, आई एम सेइंग वी आर गिविंग प्रिविलेज टू ईच एंड एवरी सेंटेंस. हर एक की अपनी जगह है, हम इक्वालिटी नहीं कर रहे, बट हम इक्विटी के साथ जा रहे हैं, इसीलिए वी आर जस्ट गोइंग फॉर दिस. अब व्हेन वी से एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, बहुत सिंपली हमारे दिमाग में आता है, कई दफे इसमें जो गलती होती है वो इंटरजेक्शन के साथ होती है. कई लोग अलास लिखेंगे और फिर बाद में वो शुरू करेंगे व्हाट अ बैड सीन इट वाज. अब नथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि देखिए बोलते वक्त आप थोड़ी बहुत गलती भी कर दो, बट व्हेन यू आर राइटिंग, देन यू आर राइटिंग फॉर अ पर्पस, यू आर राइटिंग दैट कैन बी विजिबल, दैट कैन बी अगेन एंड अगेन रीडेबल. तो वो सब जब आप करेंगे, ऑडिबल जब वो होगा, तो आपको उसके साथ थोड़ा सा लॉजिक चाहिए. इसीलिए अलास और बैड सीन इट वाज, या तो आप अलास कहो, या तो इट वाज अ बैड सीन, इसको आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर कहो. इसीलिए हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हम एक ही साथ में यूज भी कर सकते हैं, पर नहीं करना है, जस्ट टू शो आवर ग्रामेटिकल नॉलेज, जस्ट टू शो आवर ग्रामेटिकल लॉजिक. इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अलास और इनको साथ में नहीं रखना, क्योंकि दो बार हम अरे बाप रे ऐसे नहीं कर सकते. वी कैन नॉट शो इट. एक्चुअली अगर प्रेशर बहुत है, अचानक सदमा लगा है, खुशी बहुत हुई है, तो आप 4 बार कहो ना, हुर्रे हुर्रे हुर्रे, इट्स ओके, बट यू कैन नॉट मिक्स टू थिंग्स. इसीलिए हम वी आर फोकसिंग ऑन दिस. इसको निकाल देते हैं और हमारा सेंटेंस देखिए रेडी है. यहाँ पे W को बड़ा कर देते हैं क्योंकि कैपिटल लिखना पड़ेगा. और what a bad scene it was. You can see यहाँ पे इंट्रोगेटिव लग सकता है जब हम ये पढ़ेंगे what
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इन सेंटेंसेस के अंदर या तो व्हाट से शुरुआत होगी या तो हाउ से होगी, बराबर। इसीलिए आप बहुत ही क्लियर रहना इसके बारे में भी। पीछे आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क या फिगर आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, एक्सक्लेमेटरी वो जो चिन्ह है वो आएगा, तो आपको समझ लेना है कि वो एक्सक्लेमेटरी है। फर्स्ट, सेकंड, शुरुआत वर्ड से होगी, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इंट्रोगेटिव है क्या, इसीलिए। और थर्ड वन, जब आप समझ जाओगे कि इसका स्ट्रक्चर, और चौथी बात, जब आप समझ जाओगे कि ये है क्या, तो हमें वो आसानी भी हो जाएगी। व्हाट अ बैड सीन इट वाज, अगर हम इसको कंडक्ट करें तो हम कहेंगे इसको या तो व्हाट या तो हाउ, बराबर। कंपल्सरी इसमें, क्योंकि अगर हम सिंगुलर प्लूरल के साथ नहीं खेले तो आर्टिकल आने ही वाले हैं। अगर आर्टिकल नहीं आते तो समझ लेना कि आगे प्लूरल है। व्हाट बैड सीन्स दे वर, अगर ऐसे आता है तो ए भी नहीं आएगा, इसीलिए। और ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सेम आएगा, ऐसे नहीं होता, ओके। इसीलिए वी आर जस्ट मेकिंग इट वेरी क्लियर, बहुत ही ज्यादा शुद्धता से हम इसको कर रहे हैं। इसीलिए आर्टिकल, और ये आपको जानना है कि इफ नीडेड, अगर जरूरत है तो ही, अदरवाइज नहीं, बराबर। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद में आएगा बी। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब सब उसके बाद में आएगा, बराबर। एस के बाद पूरा हुआ है, ओके, यू आर गेटिंग। इसीलिए WH आएगा या हाउ आएगा। व्हाट अ, अगर प्लूरल होगा तो अ नहीं आएगा। व्हाट बैड सीन्स दे वर, तो प्लूरल है तो आपको समझ में आता भी होगा, जाने दो। सो व्हाट अ बैड सीन इट वाज, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से WH या हाउ बैड सीन दैट वाज, ऐसे भी हो सकता है, इसीलिए हाउ या WH, इन दोनों के स्वरूप में ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके पास आएंगे। व्हाट अ बैड सीन इट वाज, बैड यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट की तरह से, बैड सीन, और इट सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब। मैंने बोला बाद में भी, अगर नहीं हो रहा है क्लियर तो वी विल बी राइटिंग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी, बराबर। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी, जैसे कि हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे तो वो क्लियर भी हो जाएगा आपका। हाउ बैडली how badly he has been hit, hit वो सेम रहेगा, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज कि हैज बीन यूज किया और हिटिंग क्यों नहीं आया, या फिर हैज बीन यूज किया और फिर हिट का थर्ड फॉर्म हिटन क्यों नहीं आया, क्योंकि हिट का थर्ड फॉर्म हिट ही रहता है, इसीलिए। फर्स्ट, सेकंड, हाउ आ गया यहाँ पे, आर्टिकल यहाँ पे नहीं था क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एडजेक्टिव बता रहा, एडवर्ब बता रहा है कि इस चीज के बारे में, ये जो हिटिंग है उसके बारे में, बराबर। सो हाउ बैडली ही हैज बीन हिट, इसीलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं था, इसीलिए नहीं आया। सब्जेक्ट यहाँ पे है और हैज बीन हिट, तो ये तीनों चीजें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के अंदर आती है, ओके। और उसको क्लियर करते हैं वर्ड के साथ। व्हाट decision he had made. We can relate it to Sushant Singh Rajput. Okay, so what a decision he had made. उसने क्या डिसीजन लिया यार, क्यों किया ऐसे? When we are having that sorrow, when we are having that solitary, तो हम इस प्रकार से हमारा एक्सक्लेम कर सकते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस हिसाब से जा सकता है। इसीलिए अगर सूत्र के हिसाब से देखें तो WH और हाउ में से वर्ड हमने यहाँ पे लिया है, ये व्हाट ही कर लो आप। आर्टिकल है यहाँ पे क्योंकि जरूरत थी, क्योंकि डिसीजन सिंगल था, डिसीजन है ऑब्जेक्ट, बराबर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ही हैड मेड, हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है, जो परफेक्टली आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में
क्लियर इमेज दे देगा। नाउ आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, असर्शन के वक्त हमने देखा कि सीधे सीधे मीनिंग आ रहे हैं, बराबर। हम इसीलिए अब समरी देख रहे हैं क्योंकि पांचवा जो प्रकार है वो हम पढ़ेंगे, पर वो बहुत ही सिंपल है और छोटा सा है और उसको ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और अक्सर हम जब भी कोई किताब खोलेंगे और इंडियन एटमॉस्फेयर के अंदर जिएंगे तो हमें बस ये चार टाइप से ज़्यादा पढ़ाए जाएंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के पहले हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव, उसके पहले पढ़ा इंपेरेटिव, इंपेरेटिव पहले पढ़ा असर्टिव। ये जो असर्टिव सेंटेंस है ये आपको सीधा कोई भी मीनिंग समझने में बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर हम 80% वो सेंटेंसेस सुनते हैं, उनमें सकारात्मक या नकारात्मक दोनों भी प्रकार के सेंटेंस आएंगे, बराबर। पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव। उसके बाद में हमने पढ़ा इंपेरेटिव। इंपेरेटिव के अंदर हमने पढ़ा एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। इन तीन चीज़ों के आधार पर हम डे टू डे लाइफ में असर्टिव सेंटेंस 80% के बाद मैक्सिमम यूज़ करते हैं, वो ये तीन। इसीलिए वो उनका स्ट्रक्चर भी हमने जान लिया, वहाँ पे कर्ता को इम्पोर्टेंस नहीं है और इम्पोर्टेंस है कि शुरुआत उसकी होती है वर्ब के साथ। थर्ड हमने इंट्रोगेटिव देखा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। प्रश्नार्थक थे, दो प्रकार थे, एक WH था और दूसरा वर्बल या यस नो टाइप था। हमने ये भी जान लिया WH मतलब दीर्घ उसके आंसर मिलते हैं, या फिर यस नो टाइप मतलब वो जिनके आंसर यस नो में मिलते हैं। दूसरा हमने जाना कि उनमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, तो देन वी कैन हैव दिस लाइक अ प्रो वी कैन हैव दिस, एंड इसीलिए वी आर मेकिंग इट वेरी श्योर कि हमें WH और यस नो के अंदर उस फॉर्मूला के तहत डिफरेंस करना आना होगा। Number 4, we have seen exclamatory sentences, and within those sentences we have also seen that exclamatory sentences are those where we express our feelings, where we express our inner part. We become extrovert from introvert. तो ये इंट्रोवर्जन जो है हमारा वो एक्सट्रोवर्जन हो जाता है, और इसीलिए ये सब चीज़ें हमने ध्यान में रखी। इसके अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हमने तय किया था, उसके तहत हम चले। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम जा रहे हैं उस टाइप की ओर जो बहुत कम बताया जाता है, पर उसका इम्पोर्टेंस इतना है कि विदाउट दैट वी कैन नॉट इवन मेक we cannot even wish somebody, we cannot even make great sentences in our life. तो इन चारों को भी जो तगड़ी कंपटीशन दे सकता है without being used in day to day life or day to day processes of languages and all, उसका यूज शायद होता होगा 1% भी नहीं, या फिर 1% उसको पकड़ लो जब भी हम क्लास के अंदर आते हैं या फिर कहीं पे चले जाते हैं, किसी का बर्थडे होता है। इसीलिए इसको डिली सेंटेंस मैं खुद कहता हूँ। इसीलिए दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस नंबर 5, मेक इट क्लियर विद योर नोट्स। तो ये जो नंबर 5 है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है, मुझे पता है दिस माइट बी न्यू टू यू, अगर पता है आपको, जो शायद शंका है मुझे उसके बारे में, तो इट वुड बी अ ग्रेट न्यूज़ फॉर मी। बट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मीनिंग अगर मराठी हिंदी में लेना है तो इच्छादर्शक वाक्य होता है। अब इच्छादर्शक वाक्य, इसके बारे में कोई सोचेगा क्या? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा है तो पहले ही पता है कि मन की भावनाएं व्यक्त हो चुकी है। अब ये इच्छादर्शक वाक्य है क्या? तो देयर यू गो फॉर दिस लाइक ऑप्टेटिव सेंटेंस जो इच्छादर्शक वाक्य है वो आपकी दिली ख्वाहिशें बाहर निकालती है। जैसे कि अगर मैंने किसी को कहा सुबह उठने के बाद कि इसको फुल स्टॉप दे दो, क्योंकि किसको कहा वो छोड़ दो ना। तो गुड मॉर्निंग डैड, और गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, टीचर, एनीबडी एल्स, आप किसी को भी कहो। बट व्हेन यू से गुड मॉर्निंग, क्या वो असर्टिव है? नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। फॉर्मूला भी गलत हो रहा है, अब क्लियर भी नहीं हो रहे हैं उसके अंदर। इंट्रोगेटिव किसी भी हिसाब से नहीं है, क्योंकि सवाल आने का सवाल ही नहीं। अगेन इम्पेरेटिव गुड मॉर्निंग, तो हम आदेश नहीं दे सकते ना रिक्वेस्ट कर सकते गुड मॉर्निंग।
ना हम सजेशन दे सकते हैं गुड मॉर्निंग। तो ये उसके तो बहुत ही ज़्यादा बाहर है, उसके लिए एलियन है। और लास्ट का जो हमने देखे दो लास्ट एक्सामेटरी, तो उसमें हमें इच्छा प्रकट हुई हमारी, बट एक पर्टिकुलर थिंग के लिए, बराबर एक्सप्रेस हुआ सब कुछ। बट ये जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या फिर इच्छादर्शक वाक्य, ये आपको अलाउ करते हैं किसी को विश करना, किसी को अपनी दिल की बात बताना। इसीलिए इफ़ यू आर सेइंग योर मम ऑन मदर्स डे, और इफ़ यू आर, अभी जो फादर्स डे हुआ, अगर आप फादर्स डे के दिन पापा को कहते हो कि, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं क्योंकि इंडियन एटमॉस्फेयर के अंदर इफ कोई उसको एग्जाम्पल में भी ले रहा है कोई टीचर, तो पीपल विल बी लाइक, oh my god, what he has done, he has taken that example like that, and students are, you know, below 18 and all. It's not about 18 and all, it's about if it is pure. And that is why I am taking examples for mom and dad. That's what, because I personally do so. तो इसीलिए जैसे कि अगर आपको कुछ कहना है, देखिए यहाँ पे आप कर्ता निकाल भी दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप पापा को जाकर ये कहोगे कि आपसे प्यार, तो वहाँ पे आपका मैं आप पर करता हूँ ये कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसीलिए आप चलो सब्जेक्ट को निकाल भी दो, इसीलिए लव यू, ओके। उसके बाद में है टेक केयर। ये जो है ये आपकी इच्छा किसी के प्रति जाहिर करता है, इसीलिए इनको सेंटेंस के प्रकारों में से निकाल देना या सोचना ही नहीं या आज तक नहीं सोचा, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि साइंटिफिकली और लॉजिकली हम इसको ग्राह्य कर रहे हैं, हम उसको ग्रांटेड पकड़ रहे हैं, क्योंकि यार दिस इज ऑफ कोर्स अ सेंटेंस, बड़ा चाहिए तो वो भी है, मेनी मेनी apparatus of the day, what is this? This is not assertive sentence, this is not interrogative in any form, this is not even imperative और ना ही exclamatory, तो है क्या? इसीलिए we have to put logically, scientifically this type of sentence। इसीलिए अब तक नहीं पढ़े होंगे, पढ़े ही नहीं होंगे, और अगर पढ़े होंगे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। बट आउटसाइड इंडिया और इंडिया के अंदर भी जहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग अ ग्रेट कोर्स ऑफ इंग्लिश, ओके, जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश नहीं कहते हैं, सॉरी फॉर दिस, स्पीकिंग इंग्लिश कहेंगे, वहाँ पे आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। We are again focusing on this. Basically, good morning, love you, take care, many happy returns of the day, happy birthday, ये सब जो है हम हमारी इच्छा जाहिर करते हैं, और जाहिर करने की जो प्रोसेस है वो इच्छा से होती है, हम खुद वो करते हैं। इसीलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस जो सबसे कम यूज होता है, पर उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, एंड यू नो व्हाई एंड हाउ। इसीलिए विद दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वी आर स्टॉपिंग हियर, वी आर मेकिंग इट अगेन लर्न विद फन बट सीरियसली, जो हम हमेशा कहते हैं, नहीं कहते होंगे आप तो अभी कहने लगो कि लर्न विद फन बट सीरियसली, प्यार से पढ़ना है लेकिन गंभीर होकर, संजीदा बनकर। तो इसीलिए वी आर जस्ट मेकिंग श्योर कि आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस अच्छी तरह से आए होंगे। आई होप, एंड आई एम अगेन सीकिंग योर प्रिकॉशंस, आई एम अगेन सीकिंग योर self limitations for the corona pandemic. Stay safe and be blessed. Never forget to practice these all things we are doing these days. We are just making sure कि ये डिजिटल क्लास हमारे लिए इंग्लिश को कुछ और पायदान पे लेकर जाए, इसीलिए पढ़ेंगे, और इन के साथ, मेरे साथ, आपके साथ हम सब प्रैक्टिस करेंगे साथ में, and we'll be conquering the English language. Thank you.